नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, सबसे पहले हम कोरोना के ताल्लुक से आपको बताएं कि कुछ रियासतों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, जहां पिछले 5 दिनों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इंदौर, भोपाल, रायसेन, जबलपुर जैसे शहर, यहाँ पर बेहद एहतियात की ज़रूरत है। इसी पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कर्नाटक की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम एक शायर की हैसियत से बहुत अरसे से जानते हैं, खासतौर पर बच्चों के शायर की हैसियत से हम उन्हें हमेशा से सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी साहब की, जिन्हें हाल ही में उनकी किताब फ़ख्रे वतन के लिए बाल साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो चलिए दोनों मेहमानों का हम इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजिब, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उनके ऊपर एहतियात करें। और सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी साहब से। सर, आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में शामिल किया। ममनून हूँ, ममनूनियत का इजहार करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे। जी, खुशामदीद। बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ जुड़ रहा हूँ। हिंदुस्तान की वो बात जो कि कोरोना के सिलसिले में आपने अभी बताई कि वहाँ मध्य प्रदेश का आपने हवाला दिया। जी कि वहाँ कुछ और सामने मरीज आ रहे हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, कर्नाटक में बिल्कुल सुकून है। एक नई जिंदगी, नई जान आई है। एक ऐसा वक्त भी हमने देखा कि एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते थे, रिश्तेदारों से दूरी थी, दोस्तों से दूरी थी, ना अपने घर कोई आता था, ना हम किसी के घर जाते थे, ना शादी ब्याह थी, ना कोई किसी की मौत पर जाना भी तो 10 मरतबा सोचते कि जाऊं ना जाऊं। तो शुक्र खुदावंदी बजा लाता हूं कि एक ज़माना था कि अभी इस वक्त, अभी चंद ही माह पहले सारे स्कूल बंद थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। अभी LKG आंगनवाड़ी तक ओपन हो चुकी है। बच्चे, अभी इस वक्त बच्चों के दरमियान में रहता हूँ, हर वक्त बच्चों को हंसमुख देखना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि साबिक़ा दिनों के कुछ वीडियोस आप ही की तरफ से निकलते थे, वो बार बार देखता था कि दोबारा ये देखने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, ये मुझे महसूस होता था। लेकिन मैंने कभी भी कि कोरोना के दौरान कभी मैंने इस बात का हमारे साथ रहने वाले दोस्तों को और असातिज़ा को, अपने साथ रहने वाले, काम करने वाले, मेरा एक छोटी सी कुटिया है समझिए, जहां पर मैं 157 स्टाफ को संभालता हूं। लेकिन 157 स्टाफ में संभालता हूं। ये 157 स्टाफ की मैं तनख्वाह भी देता रहा, माहाना 8 लाख रुपए होती थी। ऐसा वक्त भी आया मेरे लिए कि अब इसका कोई हमारे ज़राए अबलाग भी होना चाहिए, आमद भी होना चाहिए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। एक दिन असातिज़ा को बैठकर मैंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, ये जब तक कोरोना रहे हम जो भी हो जी जान से आपके साथ हैं, आपके साथ हम दोस्ती रखेंगे और आपकी तनख्वाह बाकायदा जारी रखेंगे। किसी ने आधी तनख्वाह दी तो मैंने नहीं दिया, और बाकायदा हमने हिंदुस्तान में मेरे 22 रियासतों में कुछ काम भी चलता है। अल्लाह का शुक्र है कि चैरिटी वर्क भी मेरे चलते हैं। जिस इदारे का नाम मदीनतुल उलूम एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके जरिए से तकरीबन के कह सकता हूं कि हमने बाद जगह किट और उसके बाद बाद जगह किट फराहम किए। और ये भी कह सकता हूं मैं आपको कि हमने सरकार को, कर्नाटक की सरकार को 10 लाख रुपए मैंने यहाँ से दिए, और उसके बाद कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जुमला मिलाकर 5-5 लाख की रकम वहां उनको हमने देने की कोशिश भी की। इसके अलावा मास्क को तकसीम किया। हर वक्त मैंने बेदारी मुहिम चलाई, अवेयरनेस प्रोग्राम किए, बच्चों के दरमियान दीगर मुस्तकिल अवेयरनेस प्रोग्राम किए। यहाँ के तहसीलदार का ताउन भी लिया, साथ दिए, वो लोग भी हमको साथ लेकर हर जगह घूमते रहे। माशाल्लाह अपने गाँव में बहुत कम कोशिश इस बात की रही कि कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद कम रही। साबिक़ा दिनों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मुस्तकिल अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए। लोगों को बिल्कुल जिस अंदाज से सरकारी गाइडलाइंस थे उससे बढ़कर हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत दिलाना भी जरूरी था। मैं समझता हूं कि गुज़श्ता दिनों मरने वालों की तादाद में हिम्मत हारने वालों की तादाद ज्यादा है।
जी, जो लोग हिम्मत हार गए वो जान आपसे उनकी हमारी निकल गई। बातचीत जो है वो जारी रहेगी, और जिस तरह से आपको बाल साहित्य एकेडमी का अवार्ड भी मिला है उसकी भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद अपने पूरे चैनल की जानिब से आपको देना चाहेंगे। हम आपको एक शायर की हैसियत से तो जानते ही हैं, लेकिन जो आप समाजी खिदमत अंजाम दी हैं आपने खास तौर पर कोरोना के दौर में, वो भी काबिल सताइश है। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम थोड़ा सा कोरोना के ताल्लुक से और भी जो बदलता मौसम है उसके ताल्लुक से डॉक्टर राजीव दास गुप्ता सर से भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप मेंबर भी हैं नेशनल AEFI कमेटी के, हम देख रहे हैं कि कोरोना कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स में फिर से कमबैक करता दिखाई दे रहा है। क्या कहीं प्रिकॉशन की ज्यादा जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? शुक्रिया। पहले तो अमजद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जरूर है कि कोविड कंट्रोल में है, लेकिन किसी हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये खत्म हो गया। ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। ये हम एंडेमिसिटी की बात कर रहे हैं, यानी बाकी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की तरह ये भी हमारे साथ साथ रहेगी। तो इसलिए जो लिविंग विद कोविड की बात है, ये वही सिचुएशन है एंडेमिक एक स्थिति में। अगर हम एंडेमिसिटी रीच कर चुके हैं, इसका कोई अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि शायद वो एपिडेमिक फेज करीब करीब खत्म हो गया और एंडेमिक फेज में शायद हम प्रवेश कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि थोड़ा बहुत अब बढ़ेगा, क्योंकि जैसे सारे रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट हटाए दिए गए, तो केसेस में कुछ बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इकोनॉमी और ह्यूमन एक्टिविटी के जो दायरे हैं वो भी सारे खोल दिए गए, तो जाहिर है कि ट्रांसमिशन का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। थर्ड इशू ये है कि जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, जी सर, जो बिल्कुल शुरू में वैक्सीनेटेड थे उनमें कुछ इफेक्ट कम होने की चांसेस जरूर है, जो साइंटिफिक स्टडीज से हमें एविडेंस मिल रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले से कम मृत्यु दर है या नहीं, पहले से कम हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं। तो अभी तक के जो समझ है वो यही है कि केसेस की संख्या, जो न्यू केसेस हैं, उसमें जरूर थोड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन डेथ्स या हॉस्पिटलाइजेशन में ऐसा कोई डेंजर सिग्नल्स कुछ नहीं है अभी जी तक। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वेदर भी चेंज हो रहा है, उसको लेकर भी हम आपसे जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे कि जो बदलता मौसम है इसमें किन खास बातों का ख्याल रखना है। जो वायरल या इस तरह के जो फीवर है उसको किस तरह से हल्के में नहीं लेना है, उसके बारे में भी हम आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी किताब फ़ख्र वतन के लिए बाल साहित्य अकेडमी अवार्ड से आपको नवाजा गया। आपके आबाई मुकाम शिकारीपुर में जश्न भी मनाया गया, मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों ने आपको तहनीत भी पेश की। एक अदबी शख्सियत के तौर पर तो हम आपको जानते ही हैं, जिस तरह से आपने समाज के लिए एक खामोश खिदमत अंजाम दी है वो भी काबिल जिक्र है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की खिदमत आगे भी आप और आपके साथ मिलकर जो लोग कर रहे हैं उनको इसी तरह से जारी रखेंगे? अरे जरूर, क्या बात है। ये फ़ख्र वतन जो किताब आप देख रहे हैं, यही किताब है जो मुझे अवार्ड तक पहुंचाई। इससे पहले भी मैंने काफ़ी किताबें सवाने पे लिखी, बायोग्राफी, बायोग्राफर कह सकते हैं, सवाने निगार। तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं खुसूसी एतबार से आज तारीख के पन्नों में उन लोगों को फरामोश किया जा रहा है जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान लुटाई, आज़ादी के लिए सब कुछ गंवाया। ये मेरी कोशिश थी कि सब तमाम बिरादर, इसलिए कि मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सब इसमें आते हैं। मैंने इसमें सरोजिनी नायडू, राजा राम मोहन राय, राधा कृष्णन जी और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान पर भी इसमें लिखा मैंने जी। तो मैं समझता हूं कि तमाम पर मैंने कम से कम एक 200 लोगों की सवानी पर लिखी है, और मेरी कई किताबें मतलब मुख्तलिफ मुश्तरका 4-5 लोगों पर मिलकर, इसी तरीके से खौचंद कौमी रहनुमा, मेमारान वतन, ये मेरी बहुत
किताबें पहले आ चुकी हैं, पता नहीं साहित्य अकादमी वालों को ये कैसे पसंद आई, कहां से रिसर्च किया गया। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं काम आगे बढ़ाऊंगा, आगे जारी रखूंगा, और भी मैं बहुत से लोग, वहां से मैं एक नया हौसला लेके आया हूं, नया जज्बा लेके आया हूं, नई चीजें इंशाअल्लाह अजीज में लेके आया हुआ हूं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला ये जारी रहेगा, यूं ही मैं काम करता रहूंगा जी। और जिस तरह से उम्मीद रखें कि आने वाले दिनों में बच्चों का अदब खाली पड़ा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल, अपनी बात करिए सर। जी, देखिए कि बच्चों में नस्र भी हो, बच्चों में शायरी भी हो। अब शायरी के अंदर कई असनाफ हैं, कई असनाफ हैं। जैसे कि शायरी में नज्म है, नज्म के अलावा नादगोई है, मरसिया है, रुबाई है, ये सब पूरा मैदान। रुबाई के मैदान में मैंने, आप जानते भी हैं कि मैंने 9000 रुबाई दी है, 9000। एक आसान, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हिम्मत भी देने की मैंने कोशिश की, हिम्मत देने की। जैसे कि कहा, किस्मत से गिला करते ही करते नहीं काम, दौलत की दुआ करते ही करते नहीं काम, ये जाहिल, ये काहिल, ये भिखारी बंदे तौहीन खुदा करते ही करते नहीं काम। यानी बच्चों को उकसाने की भी कोशिश की, कुछ आगे बढ़ो, आगे आओ। इसीलिए ये रुबाई तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं, तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि बच्चों को ये दिलचस्पी लाई जाए। मैंने शुरू ही में कहा था, जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं, माहौल को हमवार बना लेते हैं, हम अहले कलम अपने कलम को हाफिज, वक्त आए तो तलवार बना लेते हैं। लेकिन जिंदगी के अंदर आपने कहा आगे भी मेरा यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक बच्चों के लिए लिखता रहूंगा, और मजीद मेरी ये कोशिश रहेगी, आने वाली नस्ल जो है अभी बिल्कुल अलग नजर आ रही है। न्यू जनरेशन को अभी नई तहकीकात के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक, उनके बिल्कुल आज जिस अंदाज से जो अपने बच्चों में चालाकी है, बच्चा जिस अंदाज से चालाक है, आज बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दोस्ती किया हुआ है। आप आने वाले दिनों में, अभी मेरी किताब आ रही है 100वीं किताब बाग़ अत्फाल, उसमें आप फेसबुक पे नज़म देखेंगे, मीडिया पे नज़म देखेंगे, आप उसके अंदर आप मैसेंजर पे नज़म देखेंगे, और व्हाट्सएप पे नज़म देखेंगे, और आप सोच भी नहीं सकते टिकटॉक पे भी नज़म देखेंगे, ताकि बच्चे को मालूम होना टिकटॉक क्या है। अब हम पहले नानी दादी ये सब किस्से चले गए, अब नहीं चलते। टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए, नई चीजों को सामने रखते हुए, तमाम शोरा उदबा को भी ये मैसेज इसके साथ में दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम अपने कलम को बदलो। आज जो बच्चे पसंद करते हैं उसको तुम सामने रखो, उसको सामने रखकर लिखेंगे तो पता चलेगा। जिस तरह कपड़े की दुकान में ले जाकर बच्चे को कपड़ा दिखाते हैं, क्या तुझे पसंद है, तो बच्चा जो पसंद करता है उसे कपड़ा दिलाते हैं। अब वक्त के हिसाब से बदलना जो है वो जरूरी है, लेकिन उसमें भी अपने तहजीब, अपने जो अक़दार हैं उनको हमें नहीं छोड़ना है। और यही चीज हम आप जो लिख रहे हैं उससे भी सीख रहे हैं। आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो वेदर बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, खासतौर पर जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टेड नजर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चों के लिए इस बदलते मौसम में, साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए? जी, ये जो सर्दी का जो मौसम है, जी सर, ये खासकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मौसम है, जी सर, इन्फ्लुएंजा का मौसम है। तो इसलिए जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, और खासकर कोविड भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जी सर, तो इसलिए जो आम जो प्रिकॉशंस है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, वो हमें बरतनी चाहिए। जहां तक बच्चों का सवाल है, ये जरूर है कि अब वो स्कूल जाने लगे हैं, अब वो खेलने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत केसेस हमें, कोविड केसेस हमें बच्चों में देखने को मिलेगी। लेकिन बच्चों में ये बहुत ही माइल्ड होता है, बच्चों में ज्यादा से ज्यादा ये अनकॉम्प्लिकेटेड रह जाते हैं, तो बहुत डरने की बात नहीं है। और जो बड़े हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, उसमें अभी अगर हम वैक्सीन की बात करें, एक टारगेट जो सरकार के सामने है, जो बड़ी चुनौती है कि नवंबर एंड तक 90% में फर्स्ट डोज हम कंप्लीट करें। बिल्कुल। और जिन्होंने फर्स्ट डोज ले चुके हैं वो
शेड्यूल के अनुसार अपना सेकंड डोज जो है वो जरूर पूरा करें, जी सर। क्योंकि सेकंड डोज लेने में हमें काफी कॉम्प्लेसेंसी दिख रहा है, क्योंकि केसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि रिस्क शायद टल गया, पर ऐसा नहीं है। सेकंड डोज जरूर कंप्लीट करना चाहिए। और भारत सरकार की जो हर घर दस्तक कैंपेन जो है उसका यही मुख्य उद्देश्य है। जी सर, और हम भी अपने इस प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में हर बार यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए। वैक्सीनेशन के लिए तो लगातार हमारी ख़ास कैंपेन भी रही है और अभी भी हम यही कहते हैं कि वैक्सीन ज़रूर लीजिए, और अगर वैक्सीन ले ली है उसके बावजूद भी आप लापरवाही मत करिए। सर, आपसे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। अमजद हुसैन साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने मदरसा टीचर्स के लिए भी उनके मुश्किल वक्त में साथ दिया है, बहुत अच्छी आपने एक कोशिश की। सही बात है, साथ देने की बात तो नहीं है, बल्कि क्या होता है, एक चीज ऐसी होती है कि मैंने पूरे कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इदारे देखे, ट्रस्ट बनाए रखे हैं, ट्रस्ट बनाए हैं। ट्रस्ट में पूरी चीजें होती हैं कि हम स्कूल चलाएंगे, फलां चलाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, ये मुश्किल का वक्त उसमें आ गया, तो मुश्किल के वक्त में भी ये लोग साथ तो देना चाहिए। मुश्किल के वक्त इनको निकाल दिए ना, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। मुश्किल के वक्त मैंने बहुत से इदारे देखे, लेकिन मैं अपना कहता हूं कि मैंने कोशिश की कि मैं किसी उस्ताद को, नामानिगर यहाँ मौजूद भी हैं, वो कभी भी चाहे तो किसी एक उस्ताद को भी पूछ सकते हैं कि इस कोरोना काल में तनख्वाह बर वक्त देने की मैंने कोशिश की, और उसके अलावा भी कुछ चीजें उनको और देने की मैंने कोशिश की। जी सर। इसके अलावा जहां जहां देखिए कि तवंगर कुछ नहीं देते तो मुफलिस कुछ तो देते हैं, तवंगर कुछ नहीं देते तो मुफलिस कुछ तो देते हैं, गुलों से खार बेहतर है कि दामन थाम लेते हैं। बहुत खूब। ये इंसान की बात है कि इसीलिए कहा कि वक्त ऐसा, हमको भी ये वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिली, दोबारा मिलती है ये गारंटी नहीं, इतनी अच्छी मिली। जैसे मौलाना हाली ने कहा था, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। लेकिन मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। ये हमारे असातिज़ा में से कहता हूं, मौलाना इस्माइल मीठी, मौलाना हाली। लेकिन ऐसे दर्द बातें होती हैं, लेकिन ऐसा वक्त भी आया कि ऐसे मजबूरी के वक्त में जितना हमसे कोशिश, ये जितनी हमसे हो सकती है हमने कोशिश की, अपने साथियों को भी ज़हीन बनाया, पूरे हिंदुस्तान के कुछ कुछ मकामात पे बिल्कुल ज़हीन साजी करके अहले खैर को ज़हीन बनाकर कुछ ना कुछ मदद करने की अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। बहुत से साथियों ने बात सुना। इसमें मुफ्त तौर पर आप जानते हैं कि वैक्सीन देना जरूरी था, इसमें मुफ्त तौर पर सैनिटाइजर देना बहुत जरूरी था, इसमें जरूरी थी कि कुछ मुखव्वी गिजाएं भी देना जरूरी था, कुछ अद्वियात को भी देना बहुत जरूरी था। तो हमने पैकेजेस बनाकर उसको भी तकसीम करने की हमने बहुत बहुत कोशिश की। अल्लाह का फजल करम है कि कामयाब रहा। उसके अलावा भी एम्बुलेंस की जहां जहां जरूरत थी, एम्बुलेंस की जहां जहां तकलीफ थी, वहां एम्बुलेंस फराहम किए गए। शुक्र खुदावंदी, जो मैयत नहलाने के लिए मैं बहुत अफसोस होता है कि लोग खुद अपने बच्चे दूर हो गए। मेरे पास एक ऐसे वाकयात हैं कि बच्चे खुद हाथ उठा दिए, अरे इसे आप, हुकूमत कह रही है, आप खुद इसे लपेट के ऐसे ही जनाजे की नमाज पढ़ा सकते हैं। लेकिन लोगों में ऐसा जज्बा दिखाया कि खुद अपने आप को महफूज होकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तजहीज़ व तकवीन अच्छे रसूमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तजहीज़ व तकवीन की गई। खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि कोरोना काल ने हमें बहुत सबक दिया। जितने सबक कोरोना के जमाने में मिले वो शायद वो जिंदगी में नाकाबिल फरामोश है। तो बहुत दुख भी होता है कि इस वक्त इस मामले को, जैसा हमारे डॉक्टर साहब अभी आपके सामने बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोशिश जारी रखना चाहिए। अभी अपने आप को हम सोचते रहना चाहिए कि ये बीमारी दोबारा आ भी सकती है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोशिशें यहीं पे खत्म नहीं करनी है, बल्कि आगे भी जो समाजी खिदमत है उसको हम सबको जारी रखना है। और इसीलिए आप जैसे शख्सियात को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुंच सके। साथ लेकर जीना है। जी डॉक्टर राजीव दास सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उस वक्त उन्होंने पूरी एहतियात करी, बहुत अच्छे से रहे।
कहीं ना कहीं उसके बाद उनमें कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं जिसके लिए उनको अब कंसल्टेशन की ज़रूरत बहुत है। मतलब अगर आप देखें तो किसी को हाइपरटेंशन की शिकायत हो रही है, कहीं उनको ब्लड प्रेशर की कुछ ना कुछ शिकायतें आ रही हैं। तो अभी भी अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी? COVID-19 जो है, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जो भर के आ चुकी है दुनिया भर में, वो है लॉन्ग कोविड। यानी जो एक्यूट फेज ऑफ इलनेस है, उस बीमारी के बाद भी जो कई सिस्टम्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, डायबिटीज हो, लंग्स हो, इसमें लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं। जी। तो इसलिए इनको लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत है। इसलिए ये जरूरत है कि एक तो वो इंडिविजुअली भी सावधानियां बरतें, अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनके साथ कांटेक्ट। जी बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ दोनों ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त भी अब हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, बच्चों के लिए लिखना बेहद मुश्किल है, हालांकि आसान लिखना है। किस तरह से आप इतना अहम काम जो है वो कर पाते हैं? नहीं, बच्चों के लिए लिखना कोई मुश्किल फन तो नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। आसान तो है, इसलिए कि बच्चों की जबान पहले हमारी जबान बनना चाहिए। जी बिल्कुल। हम बच्चों की जबान को समझना चाहिए। अब यहां आप देखिए कि बचपन जो बच्चे का होता है, जो बच्चे की एक जबान होती है। अब देखिए कि अब बच्चे को लोरी सुनाई जाती है तो बच्चे की जबान में ही होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने लोरियां लिखी, मुन्ने मेरे अब सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत अच्छा। चारों तरफ अंधियारा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी मतलब क्या होता है, बच्चे की लोरी जो होती है वो बच्चे की जबान में होनी चाहिए जी। अब जैसे कि देखिए बहुत सी ऐसी नज़में होती हैं जो बच्चों की जबान में आसान हो बिल्कुल। अब मैं एक बच्चे को नज़म लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अब बेटी पर ही एक नज़म लिखने जाऊं, अब बेटी से मैं कहूं, मुखातिब हो सकता हूं, तो अब मैं कहूं कि बेटी क्यों तुम रोती हो, बेटी क्यों तुम रोती हो, बेटी क्यों तुम रोती हो, अश्कों से मुंह धोती हो, घर में आए आज बहार, खुशियां काहे खोती हो। आप यहां सवाल करेंगे काहे क्या है, इलाकाई जबान है। जी जी बिल्कुल। बच्चे में पूरे हिंदुस्तान के शोरा उद्बा से कहता हूं, बच्चे के इलाकाई जबान को भी बताइए। अब देखिए कि कर्नाटक में अक्सर कहते हैं क्या तो ला तो पैसे दो जी। अब वो जैसे कि बच्चे की जबान है, अब अक्सर ये कहते हैं कि बच्चे की जबान से हटकर नहीं जाना चाहिए। आसान कहां होगा, बच्चे की जबान को आप इस्तेमाल करें। अब मैं बच्चे के सामने अब खता भी कहने जा रहा हूं, बिल्कुल आसान कहना है। कैसा कहना है, जामे वहदत की प्यास रखते ही, जाम समझ में आ जाएगा, वहदत समझ में आ सकती है, उसे समझाने की कोशिश करना। जामे वहदत की प्यास रखते ही और खनाअत का पास रखते ही, वो जो बच्चे गरीब हैं हाफिज सिर्फ अल्लाह की आस रखते हैं। लेकिन कोशिश ये करें बच्चों की जबान में बच्चों की नज़में, देशभक्त गीत लिखे। मैंने बहुत सी किताबें लिखी, मासूम तराने नाम रखा, महकती कलियां किताब। देखिए बच्चे को अखलाक, आपने कहा अखलाक की नशोनमा भी उस्ताद करता है, किताबें करते हैं और बच्चों का शायर करता है। झूठ जो बोले झूठा है, सच बोले वो सच्चा है, एक झूठ को सच करने वो 100 झूठ भी कहता है, बात बनाकर बोले जो लोगों में वो खोटा है। यानी कहने का मतलब यह है, यहां अखलाक के बच्चों में अखलाक फॉर्मेशन कर रहा, बच्चों में अखलाक कैसे देना है, इस कदम से आसान जबान में कोशिश करके शायरी करना पड़ता है। जी, तो और काफी एक बात बताता हूं मैं आपसे हमारी आज की मुलाकात, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नाज़रीन और यकीनन बच्चों को तो आज बहुत ही अच्छा लगा होगा आपके साथ इस तरह से रूबरू होते हुए। और डॉक्टर राजीव दास गुप्ता सर, आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अपने इतने आपने कीमती वक्त जो है वो हमारे तमाम नाज़रीन को दिया। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।